हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है ओस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तो देखो, ये जो टॉपिक है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये टोटल ओस्मोसिस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ओस्मोसिस को समझते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये है क्या। तो हम अगर ओस्मोसिस की डेफिनेशन में जाएं तो हम पाएंगे कि स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये होता है कि एक ऐसी फिनोमिना जिसमें क्या हो, सॉल्वेंट जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्पॉन्टेनियस फ्लो शो करता है। मतलब अपने आप ही क्या होता है, जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है वहां से अपने आप ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। समझ गए बच्चों कि एक ऐसी घटना जिसमें विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, ओस्मोसिस। अब आता है कि ये होता क्यों है। तो देखो, ओस्मोसिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर्स ऑफ टू डिफरेंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। मतलब ये है कि जो ये ओस्मोसिस हुआ है वो इन दो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर्स जो हैं उनमें डिफरेंस होने के कारण हुआ है। यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, इसका मतलब है कि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। यहाँ कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ सॉल्वेंट कम होगा। जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ जो है कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। अब हम दोनों सॉल्यूशन को जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखते हैं तो ओस्मोसिस होने लगेगा। ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ जैसे ही प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो यहाँ से सॉल्वेंट अपने आप ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ से कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है इसका तो लेवल नीचे गिर गया और जब इसका लेवल क्या हो गया, ऊपर उठ गया। और ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों बराबर ना हो जाए। मतलब जब दोनों सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर है वो बिल्कुल क्या ना हो जाए, बराबर, तब तक ये ऐसा स्पॉन्टेनियस फ्लो चलेगा। जैसे ही बराबर होंगे स्पॉन्टेनियस फ्लो रुक जाएगा, अर्थात एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। तो इस तरह से यही है क्या, ओस्मोसिस। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चों कि विलयन के जो वाष्प दाब के अंतर के कारण ही परासरण पाया जाता है। मतलब परासरण क्रिया का रीजन है दो अलग अलग दाब, दो अलग अलग वाष्प दाब। यहाँ का दाब ज़्यादा है, यहाँ का दाब कम है, तो इस दबाव के कारण ही सॉल्वेंट यहाँ से कहाँ बढ़ते हैं, यहाँ। तो ये है ओस्मोसिस के बारे में, तो इसे आप नोट करें, ठीक है। अभी हमने देखा कि ओस्मोसिस में एक टर्म आया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये होती क्या है। तो देखो, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं, उससे सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं होते। समझ गए ना। मतलब ऐसी मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होती है, अर्थात केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पार नहीं होते, उसे बोला गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ गए बच्चों कि ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के अणु पार नहीं होते, उसे हम बोलते हैं क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझ गए कि मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, ठीक है, इट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। वह झिल्ली जो अपने से केवल विलायक अणुओं को पार होने देती है, विलेय अणुओं को पार नहीं होने देती। जैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन है,
पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, मतलब जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, गॉल ब्लैडर है, इसके अलावा प्लांट सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और कुछ आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक मेम्ब्रेन्स बनाई गई हैं जो प्रैक्टिकली यूज भी होती हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन है, Cu2 FeCl बोल 6, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेलुलोज नाइट्रेट से भी बनती है, कुछ जिलेटिनस सब्सटेंस हैं जिनसे इस तरह की मेम्ब्रेन बनाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट आर पार हो सकता है, सॉल्यूट पार नहीं होता। तो आप समझ गए, तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में, पाई परासरण दाब। तो देखो, अगर ओस्मोसिस चलता रहता है तो ऐसे में क्या होगा कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाता है, जबकि जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या हो जाता है, उठ जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से लगातार ऐसा तो चलेगा नहीं, कुछ समय ऐसा आएगा कि ये जो लेवल बढ़ गया, ये एक प्रेशर इस तरह से एक्सर्ट करेगा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में आने से रोकेगा, या जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ आ गए हैं उनको बाहर भेज देगा। तो सीधा सा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ड्यूरिंग ओस्मोसिस व्हिच प्रिवेंट्स, ठीक है, फ्लो ऑफ या स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू इट। मतलब होता है कि ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन में ओस्मोसिस के दौरान बनता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एंटर होने से क्या कर दे, रोक दे। मतलब द प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ, ठीक है, सॉल्वेंट इनटू, ठीक है, इट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सीधा सा है कि द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन व्हिच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस। मतलब सीधा सा है कि एक बच्चों की ऐसा दाब विलयन में लगाया गया जो परासरण क्रिया को रोक दे। तो सीधा सा है वही दाब क्या है, परासरण दाब। मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन था, इसका ओस्मोसिस हुआ, इसमें सॉल्वेंट चले गए मॉलिक्यूल्स, इस तरह से इसका लेवल उठ गया। आप इतना प्रेशर लगा दें इसके ऊपर कि ये लेवल अपनी पोजीशन में पहुंच जाए, ओरिजिनल पोजीशन में, तो ये जो आपने प्रेशर लगाया है वही क्या है, ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर। वही क्या कहलाता है, ओस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से तो दोनों लेवल बराबर होगा। अगर हमें ये पता हो कि ये हाइट कितनी है, मतलब लेवल कितना उठ गया है, तो और इसकी डेंसिटी पता हो, तो हम इस फॉर्मूले से ओस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां h क्या होगी, जो लेवल उठा है उसकी कितनी हाइट है मीटर में लें, d क्या है सॉल्यूशन की डेंसिटी जो कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, और g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 9.802 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी अर्थात विलयन का घनत्व तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है, कितनी हाइट राइज हुई है, ठीक है, वो हमें मीटर में कैलकुलेट लेनी है। तो इसका जो पाई आएगा, ठीक है, यही क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर, जो कि किसमें आ जाएगा, पास्कल में। बाद में हम पास्कल को एटीएम में चेंज कर सकते हैं, तो वो हम बताएंगे कि वो कैसे चेंज होगा। तो इस तरह से पाई से इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि कंसंट्रेशन के बेस पर पाई को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक डेरिवेशन लेना होगा, तो वो हम अलग से लेते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं ओस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन का रिलेशन। इसके लिए एक इक्वेशन दी गई, उसे बोलते हैं वन टॉप इक्वेशन। इसने ये कहा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए होती हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है
वो गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। तो हम अगर एक आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT को लें तो हम P की जगह जो कि गैस का प्रेशर था वहां उसकी जगह पर हम सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ले लें तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा πB = nRT। और आगे बढ़ा दें तो ठीक है π = n/B × RT। चूंकि यहाँ ये n मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और B है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये जो रेशियो होता है मतलब यहाँ पर n/B = क्या हो गया मोलारिटी। तो हम इसकी जगह मोलारिटी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि अब और आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम एक टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, ये भी कांस्टेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो पाई है वो सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्यूट ज़्यादा तो पार्टिकल्स ज़्यादा, और पार्टिकल्स ज़्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा। इसलिए ये एक क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। समझिए बच्चों कि स्थिर ताप पर जो परासरण दाब है वो विलयन की मोलरता के क्या दिख रहा है समानुपाती। अब चूंकि मोलरता ज़्यादा होगी तो विलयन में मोल ज़्यादा होंगे, विलय के मोल ज़्यादा होंगे तो उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, और पार्टिकल्स ज़्यादा है तो परासरण दाब ज़्यादा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं पाई और एमबी में रिलेशन। एमबी यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो हम n यहाँ पर जो n आया है ये है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल किससे निकालेंगे हम WB/MB, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट अपॉन उसका सॉल्यूट का मोलर मास। तो इसको हम इस वैल्यू में पुटअप मतलब इस इक्वेशन में पुटअप कर दें n की जगह पर, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हमें सॉल्यूट की अमाउंट पता हो, उसका मोलर मास, गैस कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, कितना टेम्परेचर लिया गया है और टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या है। मतलब यहाँ पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे आप ATM में लें, WB मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का क्या है मोलर मास, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, R गैस कांस्टेंट है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन को केल्विन में लें। तो इसी रिलेशन से आप मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए ना, ये फॉर्मूला लगेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के कैलकुलेशन में। अब मान लिया जाए कि आपको एक ही सॉल्यूशन को दो अलग अलग टेम्परेचर में दे दिया गया हो और उनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो सेम हो, मतलब जो m है वो क्या हो सेम हो दोनों सॉल्यूशन के लिए। तो फिर हम इस तरह से टेम्परेचर से इसका ये रिलेशन आएगा π1/π2 बराबर होगा T1/T2। सीधा सा दिख रहा है कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर ज्यादा तो पाई ज्यादा होगा। समझ गए ना। अगर मान लो टेम्परेचर भी चेंज हो रहा हो और कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही हो, मतलब मोलर कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो, तो π1/π2 ये रिलेशन हो जाएगा m1/m2 × T1/T2। यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m, जो यहाँ पे भी हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपको सॉल्यूशंस के मिक्सचर्स बताए गए हो, मिक्सचर बताया गया हो मतलब जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो, एक सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम बताया गया हो, दूसरा सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम, और उनको मिक्स कर दिया गया हो, फिर मिक्सचर का पाई पूछ लिया हो, तो आप इस सॉल्यूशन से उस मिक्सचर का पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए आपको टू डिफरेंट सॉल्यूट अगर एक ही सॉल्यूशन में है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं n1 + n2 + n3 टोटल सब सॉल्यूट के मोल्स ले लें और उनमें RT/V टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमें पाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इन रिलेशंस को लिखें। अब देखो और भी कुछ रिलेशंस हैं पाई के। तो देखो पाई में पहला है कि अगर मान लो दो सॉल्यूशन आपको ऐसे बता दिए गए हों जिनके केवल ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखे हों और पूछ लिया जाए कि दोनों सॉल्यूशन को मिला दें तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, तो वो होगा π1 + क्या हो जाएगा पाई।
अब इन पाई में पाई टू को आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मेथड मैंने पहले बताया। अगर इलेक्ट्रोलाइट आया है तो पाई इक्वल टू होता है आयोटा इंटू एन इंटू आर इंटू टी। आयोटा आप समझ गए होंगे वन ऑफ फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ लाइंस के बराबर होता है अगर इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड हो। तो ये तो हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी। अब हम आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो पाई इक्वल टू WB अपॉन V इंटू RT अपॉन MB। अगर मान लिया यहाँ देखा जाए तो ये इक्वेशन y इक्वल टू x प्लस m, क्योंकि ये वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। टेम्परेचर अगर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RT अपॉन MB एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल वैल्यू हो गई। तो इनके बीच में अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमें इस तरह का ग्राफ आएगा WB अपॉन, ठीक है, यहाँ पर ले लें और y को हम इस एक्सिस में ले लें तो ये जो स्लोप आ रही है वो RT अपॉन MB के बराबर है। अगर हमें स्लोप पता हो तो हम MB कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर V मोलर, ठीक है, स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इससे MB कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी रिलेशंस हैं देखो इसके, डेल्टा TB से, डेल्टा TF से और RLVP से। अभी आपने देखा कि पाई इक्वल टू ये रिलेशन है WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। अगर हम WB अपॉन MB की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिखने पाएंगे कि पाई V अपॉन क्या आ जाएगा RT। अब चूंकि डेल्टा TB में आप देख रहे हैं WB अपॉन MB आया है तो हम उसकी जगह पर ये वैल्यू पुटअप कर दें। अब यहाँ पर V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मास है ये वॉल्यूम है। तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम होता तब तो V आ जाता, लेकिन वॉल्यूम अपॉन मास है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन D, जहाँ D है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो ग्राम पर लीटर में होगी। तो हम D का यूज कर दें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा TB से। अगर डेल्टा TF से जाओगे तो यहाँ पर KF आ जाएगा, बाकी सारा रिलेशन वही बनेगा। और आ जाए हम रिलेटेड ओब्लिक्विट वेपर प्रेशर में आ जाए तो हम जहाँ पे WB अपॉन MB आता है रिलेटेड ओब्लिक्विट में, वहां पर हम ये वैल्यू रख दें तो हमारा एक इक्वेशन इसके लिए भी बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ रिलेशंस। इन्हीं रिलेशंस के बेस पर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी होंगी, तो आप इसे नोट कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।